दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता ऐसा कुछ है। एक भाई, बड़ा भाई, जब उसके दो बहनों की शादी हो रही थी और दोनों बहनों की शादी जो है साथ में हो रहा था, और इत्तेफाक से वो दोनों बहनों की शादी जिस लड़कों के साथ हो रहा था, वो दोनों लड़का जो है आपस में सगे भाई थे और दोनों छोटे बड़े थे। अब दोनों बहनों की शादी जो है दोनों सगे भाइयों से हो रहा था। इस वजह से पर दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा खुश था। एक घर में दो दो बहू आ जाएगी और एक घर से दो दो लड़की विदा हो जाएगी। बड़ी धूमधाम से एकदम तैयारी के साथ सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये जो दोनों लड़कियों की भाई है, एक लौता भाई होता है, बड़ा भाई होता है। जब शादी का मंडप में सब लोग आ चुका था, दूल्हा भी आ चुका था और सारे बाराती आ चुके थे, तभी कुछ ऐसा होता है। वो जो लड़की का भाई होता है, बड़ा वाला, वो ऐसे भेष में आता है उस मंडप में और आके कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, जिसे देखने के बाद दूल्हा तो क्या, जितने भी बाराती थे और दूल्हे के परिवार थे, सब लोग हैरान हो जाता है और सब लोग को एक सच्चाई का पता चलता है। जिस सच्चाई को पता चलने के बाद दोनों दूल्हा बहुत ज़्यादा नाराज होता है और शादी तोड़ देते हैं और साफ साफ कहते हैं, जो मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगा जिस घर घर में झूठ बोला गया हो और जिस घर में इतनी बड़ी सच्चाई को छुपा कर रखा गया हो। आखिरकार शादी टूट जाता है। शादी टूट जाने के बाद बाराती के साथ साथ दूल्हा 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 दुल्हन के दूल्हा के जितने भी रिश्तेदार हैं, सारे लोग वापस चले जाते हैं। अब बात ये आती है, सवाल ये उठती है, आखिर एक भाई अपनी बहनों की शादी में ऐसा क्या कहा था और ऐसा क्या भेष बदल के आया था जिसके चलते बहनों की शादी टूट जाती है। और इसमें भाई बहुत खुश होता है। भाई जबकि शादीशुदा होता है, भाई की पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके कुछ ही समय बाद माँ जब उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, जो तुमने ये क्या कर दिया, वो तुम्हारी बहन थी, वो दोनों तुम्हारी बहन थी, तुम अपनी बहनों के घर उजाड़ कर तुम्हें क्या मिला, शादी से पहले ही उन दोनों का हालत ऐसा कर दिया। तब वो लड़का कहता है, मैंने जो भी किया इसमें सारी गलती आपकी है, आपकी वजह से ही मुझे मजबूरन ये सारी हरकतें अपनाना पड़ा और मेरे बहनों की शादी तुड़वाना पड़ा। और ये बोलकर यहाँ वहाँ से वो अपनी पत्नी को लेकर अपने पत्नी के घर चले जाते हैं, यानी ससुराल चले जाते हैं और वहीं जाकर घर बार बनाकर पत्नी और पत्नी के माँ के साथ, यानी अपने सास के साथ वो लड़का रहने लगता है। अभी आपको भी लग रहा होगा ऐसा कैसा हो सकता है, भाई तो बहनों की अच्छा ही चाहता है, भला ही चाहता है, शादी करवाते हैं। ये भाई भी शादी करवा रहा था, अपने बहुत ही मेहनत से पैसा जुगाड़ किया था, लेकिन भाई के साथ कुछ ऐसा किया था उस माँ ने, उस बहनों ने, जिसके चलते भाई ने ये कदम उठाया था। आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो मैं आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन पूरी कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ कहना है, आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे सीधा इंस्टाग्राम में पहुँच जाओगे और जाके इंस्टाग्राम में मैसेज के ज़रिए आप हमसे लंबी बातें कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो, या फिर आपके पास, जैसे कि मैं बताया, आपके पास कोई कहानी है, उस कहानी को सुनाना चाहते हो, जो इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, ऐसी दिलचस्प कहानी हो, तो आप मुझे भेज सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना, पूरा कहानी आखिर क्या है। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक रितु नाम की लड़की की। रितु रितु गांव में गांव वाली, मतलब गांव के रहने वाली होती है। रितु की जब जन्म होती है, उसे कुछ ही महीनों बाद रितु के पिता का मौत हो जाता है। और रितु रितु के माँ के अलावा और कोई नहीं रहता उस घर में। अब जब रितु के पिता का मौत हो जाता है, तब रितु की माँ सोचती है, जो मैं आगे शादी भी नहीं करूँगी और मैं अपनी लड़की का देखभाल खुद करूँगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है अब। इस वजह से माँ सिलाई मशीन खरीदती है और घर में ही रहकर सिलाई का काम किया करती है। अब धीरे धीरे ये रितु जो है बड़ी होने लगती है। अब रितु का पढ़ाई लिखाई सारे खर्चा माँ उठा रही थी। माँ भी बीमार, जब से पति का मौत हो गया तब भी माँ चिंता में रहती थी और माँ भी बीमार थी। देखते ही देखिए माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई।
लेकिन अपनी बेटी के चलते वो सब कुछ बीमारी भूल कर मेहनत करते जा रही थी, दिन रात इकट्ठा कर रही थी। और दिन रात मेहनत करने के बाद जो भी पैसा वो कमाती अपनी बेटी के लिए रखती, जो मेरी बेटी का शादी करवाऊंगी। हर माँ का सपना होता है। वैसे ही देखते रितु जो है जवान हो जाती है। जब जवान हो जाती है तो माँ सोचती है अब जवान हो चुकी, इसके लिए अब लड़के का तलाश करने लगते हैं। लोगों को बताता है जो कोई अच्छा लड़का रहेगा तो बताना। और रितु भी देखने में ठीक ठाक है और जवानी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो यूँ ही चलता गया, यूँ ही दिन गुजरता गया और आखिरकार एक लड़के के बारे में रितु का रिश्ता लगता है। लड़का जो है वो भी गांव का ही होता है, लेकिन दूसरे ही गांव का होता है। उस लड़के के बारे में पता चलता है, लड़का है, लड़के का माँ है और लड़के के दोनों बहन हैं। दोनों बहन जवान हैं, शादी के कगार में है, कभी भी शादी हो जाएगी। तो तुम्हारी लड़की के अगर इस लड़का के साथ शादी हो जाएगा तो लड़की वहाँ पे आराम से रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लड़का जो है एक बहुत बड़े घर के आदमी के, मतलब बहुत बड़े आदमी के घर में नौकर का काम करता है, यानी देखभाल का काम करता है। और अच्छा खासा सैलरी भी मिलती है उस घर में, क्योंकि घर जो है बहुत बड़ा व्यक्ति का होता है। अब सब कुछ पता लगने के बाद लड़के के जो परिवार से लड़के का माँ और दो लड़कियाँ, दो लड़के का जो बहन होती है, देखने के लिए रितु को आई थी। और लोग देखते ही पसंद कर लिया था, दहेज में कुछ नहीं मांगा था। अब इस रितु की माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये रिश्ता भी बहुत अच्छा लगा, जो चलो कम से कम दहेज में कुछ नहीं मांग रहा है और मेरी लड़की जहाँ पे भी जाएगी खुश रहेगी। क्योंकि जो जिस लड़का के साथ शादी हो रहा था वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इस वजह से शादी तय होता है, दिन तय होता है और एक दिन ऐसा आता है जो रितु और उस लड़के का शादी हो जाता है। जबकि उस जिस बंगले में काम कर रहा था उस बंगले से वो कभी भी छुट्टी नहीं लेता था और शादी का माहौल था, इस वजह से वो मतलब घर में काम करता था उस घर का बॉस को, सेठ को बताकर वो हफ्ता भर का छुट्टी लिया था। अब हफ्ते भर में वो शादी निपटाते हैं पत्नी के साथ, एक हफ्ते से बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते हैं। लेकिन रितु जब शादी करके इस व्यक्ति के घर आता है, अपने पति के घर आते हैं, अब दूसरे ही दिन से रितु घर के कामकाज करने लगते हैं। लेकिन तभी जो है, जो सास होती है रितु की, लड़के का माँ, वो साफ साफ कहती है, बेटा तुम अभी अभी हमारे घर में आए हो, तुम अभी ये सब कामकाज मत करो, तुम महीना भर आराम करो। अभी तुम्हारे पति का घर का हम लोग है देखभाल करने के लिए, तुम्हारे दो ननद हैं और मैं हूँ, तो तुम्हें अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम महीने भर तक आराम करो, उसके बाद थोड़ा बहुत, आखिरकार तुम्हें ही तो संभालना है, तुम्हें ही तो जिम्मेदारी लेनी है, इतनी भी क्या जल्दी है। इस बात को सुनने के बाद रितु बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश हो जाती है, जो वो बचपन से सुनते आ रही थी। जो सास कभी भी माँ का जगह नहीं ले सकती, सास हमेशा ही बहू को दूसरी लड़की, पराया लड़की समझकर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन ये जो सास है, इसकी बातों से तो एकदम मिठास पन है और बहुत ही प्यार से बातें कर रही है। मैं खुशकिस्मत हूँ, रितु अपने आप को सोचती है, जो रितु सोचती है मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। अभी हुई दिन गुजरता गया, एक हफ्ता बीत जाता है। जब एक सप्ताह बीत जाता है तब जाकर जो है पति होता है, अब वो उसको काम पे जाना था। पति अब काम पे निकल जाता है। काम पे जब निकल जाता है तो रितु घर पर आराम कर रही थी। इतने में सास आती है, आने के बाद रितु के घर के पास दरवाजे पे नॉक करती है, खटखटाती है। रितु दरवाजा खोलती है तो देखती कि सास है। अब वो बातचीत करती, तब वो सास कहती है, चलो बहुत हो चुका है, बहुत आराम कर लिया, अब घर के काम सारे पड़े हैं, तुम लोग जाओ, बाहर आओ और घर के सारे काम करो। अब रितु को समझ में ये नहीं आता, कुछ दिन पहले तो जब मैं खुद काम करने गई, सास मेरे को ऐसे ऐसी बातें बोली, लेकिन आज ऐसा तेवर कड़क करके क्या हो गया, मेरे सास को ऐसे क्यों बोल रही है। अभी 1 महीने का बाद बोली थी, अभी 5 से 6 ही दिन हुआ, आगे ऐसे रोब झाड़ने लगे। बहू कुछ बताती नहीं, रितु कुछ बोलती नहीं, बस खामोश चुपचाप उठती है और रसोई में जाती है। जाने के बाद सारे काम काज करते, देखती कि सारे काम काज पड़ा हुआ है, बर्तन धोना है, खाना पकाना है, कुछ कपड़े भी रखा हुआ है, उसको भी धोना है। अब रितु के लिए पहली बार ससुराल में काम करते हुए पहला दिन था। सब कुछ वो करती है, काम करते हुए थक जाती है। सुबह से लेकर दोपहर
भी बीत जाता है, वो उसका काम खत्म नहीं होता। एक तो खुद के काम, दूसरा किचन रूम का काम, घर का साफ-सफाई और ऊपर से जो है 2 ननद और सास के कपड़े, ये सब भी धुलना है, सुखाना है, प्रेस करना है, मतलब इस्त्री करना है। ये सारे काम करते-करते करीब 3-4 बज जाता है। रितु तब तक खाना भी नहीं खाई थी, लेकिन ये तीनों जो है दोनों ननद और सास, जब रितु खाना पका लिया तब तीनों खाना खा के एकदम आराम से लेट गए दोपहर के वक़्त। अब रितु सारे काम-काज करके जैसे ही आराम करने जा रही होती है, बस खाना खाकर वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी, तभी सास के कमरे से, क्योंकि 2 कमरा होता है इस घर में, रितु जिस घर में रह रही थी उस घर में 2 कमरा होता है। एक में रितु और रितु के पति रहते थे और दूसरे में रितु की सास और 2 ननद साथ में रहते थे। जब रितु अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी तभी सास के घर से आवाज़ आती है, "अरे बहू, कहाँ जा रही हो? तो ज़रा इधर आना।" दोनों ननद लेटी हुई थी। सास बुलाती है, रितु जाती है। रितु कहती है, "हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ?" तो कहती है, "जो बेटा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़रा पैर दबा देना।" अब रितु थकी हुई थी, सोने जा रही थी, थोड़ा लेटने जा रही थी, लेकिन यहाँ सास ने फरमाइश कर दिया, उनके पैर में दर्द हो रहा है। तो रितु सास के पास बैठ जाती है और बैठने के बाद उनके पैर दबाने लगती है। दबाते-दबाते करीब 1 घंटा बीत जाता है। अब शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तब सारे लोग उठ जाते हैं, यानी दोनों ननद उठ जाती है और उसके बाद सास भी उठ जाती है। रितु को आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर अब तीनों का फरमाइश होता है, शाम को चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। चाय वगैरह बना लिया, फिर रात के खाने का वक़्त। रात का खाना क्या पकेगा, क्या कुछ करना है, सब कुछ रितु से करवाती है। जैसे ही रितु के पति के आने का वक़्त होता है, क्योंकि 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच वो आ जाते हैं। जैसे 9 के करीब होता है तो रितु की जो सास है वो कहती है, "अरे बहू, तूने तो दिन भर काम कर लिया, सारे काम को तो तूने कर लिया। एक काम कर, तेरे पति आने वाला है, तू जाके तैयार हो जा। और ऐसी हालत बना के रखेगी तो तेरा पति तुझे प्यार नहीं करेंगे। तू ज़रा सज संवर कर रहे, तेरा पति आने वाला है।" जो सास की बात सुनकर बहू जो है अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद वो अपना कपड़ा चेंज करती है। चेंज करने के बाद एकदम फ्रेश हो जाती है। लेकिन तब तक सब कुछ काम हो चुका था। उसके बाद दोनों ननद और सास जो है छोटी-मोटी काम करने लगते हैं। अब रितु का पति आ जाते हैं। आने के बाद देखता है कि दोनों बहन और माँ किचन रूम में कुछ कर रही है। लेकिन उसकी पत्नी जो है अपने ही कमरे में बेड पर बैठी हुई है या लेटी हुई आराम कर रही है। इसे उस पति को देख के अजीब लगा। घर की बहू है, काम नहीं कर रही है, अपने बेड पर है और मेरे बहन, दोनों बहन, मेरी माँ काम कर रही है। कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन जो सास होती है, जो उस लड़के का माँ होती है, कहता है, "अरे बेटा, तू आ गया? तू ज़रा हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ।" लेकिन उतने में वो लड़का कहता है, "आप क्यों खाना लगाओगे? घर के बहू आ गए, आप इनको काम करने दीजिए, ये सब कर लेंगे।" लेकिन इसमें सास कहती है, "अरे बेटा, अभी महीना कहाँ है, अभी हफ्ते भर ही हुआ है, अभी इतना काम कहाँ कर पाएँगे, उसे ही तो सँभालना है, तू फ़िक्र मत कर, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू हाथ मुँह धो ले, फ्रेश हो जा।" ये बहू को, रितु को सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब रितु को समझ में नहीं आ रहा था, जो आखिर सास मेरा ऐसा क्यों कर रही है? पूरा दिन का काम मैं किया और लेकिन जैसे ही मेरा पति का आने का वक़्त होता है, अपने बेटे को काम दिखाने के लिए वो ऐसा-ऐसा कर रही है और ये भी कह रही है, "बहू को अभी आराम करने दे, बहू को तो कुछ ही दिन आया हुआ है।" वो आखिर सास झूठ क्यों बोल रही है? अब ये नई-नई बहू थी, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, एकदम खामोश चुपचाप रहती है। फिर खाना लगवाते हैं, सब लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। रात यूँ ही बीत जाता है। दूसरा ही दिन वही सिलसिला शुरू होता है। जब वो लड़का जब तक घर पे रह रहा था तब तक जो है दोनों बहन, यानी दोनों उस रितु के ननद और रितु के सास सुबह-सुबह सब कुछ करने लगते हैं, काम-काज करने लगता है, किचन रूम में जाते हैं, चाय बनाता है, नाश्ता बनाता है। और जैसे ही ये रितु का पति घर से निकल जाता है, वो तीनों जो है अब रितु को बुलाने लगते हैं, "जो तुम अभी तक लेटे हो, अभी तक आराम कर रहे हो, जाओ काम-काज करो।" फिर से रितु किचन रूम में जाती है और सारे काम-काज करती है। यूँ ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। अब रितु को समझ में ये आ गया था, जो ये तीनों जो है मुझे, मतलब एकदम ऐसी टाइप दिखाना चाहती है जो मैं कुछ करती नहीं हूँ। मेरे पति के सामने ये लोग गिराना चाहते हैं, जो सारे काम हम लोग करते हैं। तेरी पत्नी को कितने अच्छे से रखते हैं, तेरी पत्नी कुछ करती नहीं है। ये सब दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर क्यों? इन लोगों ने ही तो पसंद करके मुझे घर पर बहू बनाकर लाया है। लेकिन इन लोग ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है?
ये ऋतु को भी समझ में नहीं आ रहा था और ऋतु इस बात के बारे में अपने पति को भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उस पति ने, ऋतु का पति ने कहा था, देखो मैं अपनी बहनों और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हर बेटा करता है, ऐसा नहीं जो खाली वो व्यक्ति करता है, वो ऋतु का पति करता है। मैं अपनी बहन और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बचपन से ही मैं जब छोटा था मेरा पिता गुज़र चुका था, मुझे पता नहीं, मेरा पिता का शकल तक मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माँ ने बहुत ही तकलीफ़ों के साथ मुझे बड़ा किया, मेरे बहनों को बड़ा किया। इसीलिए अब मैं जब काबिल बन चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता मेरे माँ को किसी बात पर तकलीफ़ पहुँचे, किसी भी बात पर दुःख पहुँचे, और ख़ास करके मेरी वजह से। और तुम भी ऐसा काम कभी मत करना जिसके चलते मेरे माँ को दुःख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। अगर मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में कभी भी शिकायत किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, इतना तुम समझ लेना। पति ने एकदम साफ-साफ ऋतु को समझा दिया था। यही बात ऋतु के कान में बजती रहती थी, जो अगर मैं मेरे सास के और मेरे दोनों ननद के बारे में शिकायत करूँगी, तो हो सकता है मेरा पति मुझसे रूठ जाए। चलो भले ही मुझे काम-काज करना पड़े, मुझे ये लोग कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ैर ये तो मुझे ही करना है, मेरे ही काम है। वो लोग अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो लेने दीजिए, अब उसमें मुझे क्या करना है। यही सोचकर ऋतु बस यूँ ही चल रहा था। लेकिन एक दिन उस ऋतु के पति का दोस्त आने वाला था, जो दूसरे ही शहर में रहता था, शादी में आ नहीं पाया था। इनवाइट तो किया था लेकिन शादी में आ नहीं पा रहा था, जिसके चलते ऋतु का पति जो है सुबह-सुबह वो कह के जाते हैं, ऋतु आज ज़रा, अभी क्योंकि पति को लग रहा था ऋतु अभी तक खाना नहीं, आज तक जब से उसका शादी होकर यहाँ पर आए हैं, खाना नहीं पकाया। तो ख़ास करके पति बता के जाता है, जो आज का खाना तुम पकाना, क्योंकि मेरे दोस्त आने वाला है और वो उसी शहर से, जिस शहर से वो आ रहा है, उसी शहर से मुझे फ़ोन करके बताया, भाई मैं तो जाऊँगा लेकिन मैं खाना तेरी पत्नी के हाथ का ही बना हुआ खाऊँगा। वो शादी में आ नहीं पाया था, इसीलिए खाना तुम खुद बनाना। ये कह के चले जाते हैं। ऋतु मन ही मन में सोच रही थी, जो खाना तो मैं ही पकाती हूँ। लेकिन जब ये बताता है, तब जो है सास कहती है, अरे बेटा, मैं रहते हुए बहू कैसे खाना पकाएगी, इतनी गर्मी में बहू को किचन रूम में मैं भेजूँ, तू जा मैं पका लूँगी। लेकिन वो बेटा जो कहता है, नहीं माँ, मेरा दोस्त का कहना है मेरे पत्नी का हाथ का ही बना हुआ खाना खाएंगे। अब ये कहकर वो चले जाते हैं अपने दोस्त को लाने के लिए स्टेशन। अब स्टेशन जाके काफ़ी देर हो जाता है, क्योंकि ट्रेन लेट थी, इस वजह से अब उसको आने में लेट हो रहा था। तभी जो है ऋतु का पति फ़ोन करके अपने माँ के फ़ोन करके बता देते हैं, जो माँ मुझे आने में थोड़ा लेट होगा और ट्रेन लेट है, इस वजह से मेरे दोस्त को लेकर आने में थोड़ा लेट होगा। एक काम करना, आप लोग खाना खा लेना, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, दोपहर तक आ जाएगा तो सारे लोग एक साथ में खाना खाएंगे। तो तुम लोग खाना खा लेना और हम लोग आके बाद में खा लेंगे। ये सुनने के बाद ही जो ऋतु की जो सास है, फ़ौरन किचन रूम से बाहर आती है और ऋतु को कह देती है, जो सारे कामकाज कर ले और हम तीनों के लिए खाना लगवा दे, तेरे दो ननद और मेरे लिए खाना लगवा दे। तेरे पति को आने में थोड़ा लेट होएगा, ट्रेन लेट है, तू सारे काम का सब तब पटा ले घर का। अब ऋतु का तो ये रोज़ का सिलसिला बन पड़ा था, उसके लिए कोई नया नहीं था और ये सास के हुक्म चलाना भी कोई नई बात नहीं थी। इसीलिए ऋतु जो है अब चुपचाप सारे काम करने लगती है। काम करने के बाद वो दोनों ननद और सास को खाना भी दे देती है। खाना खाते हैं वो लोग, लेट जाते हैं। दोपहर के बाद जैसे थोड़ा बहुत लेटते हैं आराम के लिए, सुस्ताने के लिए लेट जाते हैं। कुछ ही देर में ऋतु का पति अपने दोस्त के साथ आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं कि ऋतु भी अपने, तब तक वो काम काज पटा के जो है अपने कमरे में बेड पर थोड़ा आराम कर रही थी, खाना नहीं खाई थी। जैसे ही उस लड़के को अंदर आते हुए देखता है, जो ऋतु के सास होता है, दोनों ननद को जगाती है अपने बेटियों को, कि फ़ौरन उठ जा, उठ के किचन में जा, और सास भी किचन में आ जाती है। आने के बाद अब जैसे ही वो ऋतु का पति का एंट्री होता है, देखता है कि वही कंडीशन है, उनके दो बहन और माँ किचन रूम में है और पत्नी जो है बेडरूम में है। उसे देख के बहुत गुस्सा होता, आश्चर्य होता, जो इतना कहने के बावजूद भी मेरी पत्नी जो है कमरे से निकली नहीं और सारे कामकाज मेरी माँ और मेरी बहन कर रही है। खैर, अब दोस्त साथ में था, इस वजह से कुछ बताया नहीं। खाना वाना लगाते हैं और जब सारे लोगों को खाना खाने के लिए कहते हैं, तब जो ऋतु की सास होते हैं, दोनों ननद कहती है, नहीं आप लोग खाना खा लीजिए, हम लोग कैसे, हम लोग बाद में खा लेंगे। इतना बोलने के बाद भी नहीं खाते। आखिरकार वो तीनों खा जाते हैं।
खाने के बैठ जाता है, क्योंकि ऋतु भी खाना खाने के बैठना नहीं चाहती थी। लेकिन जो ऋतु का पति का दोस्त था, उसके रिक्वेस्ट पर ऋतु भी बैठ जाती है। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद खाना का बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, और इसमें ऋतु के सामने ऋतु का पति कहता है, ये सारे खाना जो है मेरी माँ ने बनाया और मेरे बहनों ने बनाया। और जब उसका दोस्त कहा था, अरे भाई मैं तो तेरे को बोला था तेरी पत्नी का हाथ का खाना खाऊंगा, भाभी का हाथ का खाना खाऊंगा। तो इसमें ऋतु का पति जो है ऋतु के बारे में कहती है, अरे तुझे क्या छुपाना, मेरी पत्नी जो है थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए तू जब आया था ना, देखा ना बेडरूम में आराम कर रही थी। इसका तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से वो आराम करती है। सारे कामकाज जो है मेरी माँ और मेरी बहन लोग ही करती है। यानी ऋतु को छोटा दिखाने की कोशिश किया घर उसी दोस्त के सामने। ऋतु बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी, क्योंकि ये सारे खाना जो है ऋतु नहीं बनाए थे। यूं ही दिन गुजरता गया, दोस्त भी चला गया, फिर यूं ही दिन गुजर रहा था, ऋतु वही सब कुछ झेल रहे थे। ये रोज का सिलसिला बन पड़ा था। अब ऋतु के लिए सब आम हो चुका था। जैसे ही पति को चला जाता काम से, तो ऋतु के सास और ननद का हुक्म उसे मानना पड़ता। ये करो, वो करो, पैर दबाओ सास के, ये सारे सब कुछ हो रहा था। एक दिन अचानक ऋतु के पास फोन आती है, और ऋतु जो है चीख पड़ती है, रोने लगती है। ऋतु के सास पूछती क्या हुआ। तब ऋतु बताती है जो उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में बुलाया। हॉस्पिटल में माँ भी जाती है, यानी ऋतु के सास भी जाती है, ऋतु भी जाती है, दोनों बहन भी जाती है। जाकर देखता है कि ऋतु के जो पति है उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जिस बंगला में काम कर रहा था उस बंगले का मालकिन जो है बाजार भेजा था ऋतु के पति को। घर का काम काज सारे कामकाज वही करते थे। बाजार में भेजा था। जब सड़क किनारे से वो जा रहा होता है, तो इतने में तेज रफ्तार एक गाड़ी आती है और ऋतु के पति को जो है मतलब टक्कर मार के चले जाते, जिसके चलते ऋतु के पति को बहुत ज़्यादा चोट किया, उसके दोनों पैर भी बेकार हो जाते हैं। अब बाजार में हुई थी, बहुत सारे लोग थे, इस वजह से फ़ौरन जो उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसका इलाज होता है। लेकिन इलाज के दौरान उसके दोनों पैर को काटना पड़ा, दोनों पैर को काट दिया था। अब वो अपाहिज बन चुका था। अब जो जिस घर में वो काम कर रहा था उस घर का मालिक भी आता है, सारे खर्चा जो वही उठा रहा था, हॉस्पिटल का जितने सारे बिल है वो पेड कर रहा था। अब ऋतु के लिए, ऋतु के परिवार के लिए एक दुखों की पहाड़ टूट पड़ती है उसके जिंदगी में। ऋतु के रो के बुरा हाल, पति अपाहिज हो चुका था, दोनों टांगों से बेकार हो चुका था, अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। उसके बाद ऋतु की माँ भी रो के, ऋतु की जो सास है यानी उस लड़के का माँ भी बहुत ज़्यादा रोई बेटे का ऐसा कंडीशन देखकर। कुछ दिन तक इलाज चला, उसके बाद हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सारे खर्चा जो है, जिस मकान में करते थे, जिस हवेली में काम करते थे, वहाँ के सेठ ने उठाया था। बहुत ही अच्छा, ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान था। अब जो है ऋतु का पति अब बेल चेयर पे आ जाता है। आने के बाद घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अब तो कुछ कर नहीं पाता था। जो कुछ भी करता था उस चेयर के ज़रिए अगर बाहर निकालना, तो उस चेयर में बैठ के थोड़ा बहुत घर के आंगन के पास आते हैं। यानी घर में अब सब कुछ बदल चुका था। लेकिन अब जो सेठ है उसका खर्चा उठा रहा था। महीने का जितना पगार उसे काम करते हुए मिल रहा था, उतना ही पगार महीना में आ जाता था। लेकिन एक दिन अचानक, यूँ ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक उस मकान का मालिक, उस हवेली का मालिक जो है ऋतु के घर आ पहुंचता है। अब अचानक जब आता है, उसे देख के ऋतु के पति भी आश्चर्य होता है, जो मेरा सेठ, मेरा मालिक मेरे घर में आया हुआ है। ऋतु चाय बनाने के लिए जाती है, चाय बनाकर लेके आती है। अब जो मालिक जो है वहीं पे बैठा हुआ था, ऋतु के पति के करीब बैठा हुआ था, हालचाल पूछ रहा था। उसके बाद वो मालिक जो है कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनने के बाद सारे लोगों का होश उड़ जाता है। उस घर में जितने भी लोग थे, ऋतु, ऋतु के पति, ऋतु के माँ और ऋतु के दोनों बहन, सारे लोगों का होश उड़ जाता है। क्योंकि वो मालिक कह रहा था, देखो उस नौकर का नाम लेकर, देखो तुम इतना दिनों से मेरे साथ मेरे घर में काम किया, तुम मेरे घर के पुराने नौकर हो, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं जिस कंपनी को चलाता था उस कंपनी में अब ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, कंपनी अब घाटे में चल रहा है, जिसके चलते मैं सारे वर्कर को अपनी कंपनी से एक एक करके निकाल रहा हूँ। अब मेरे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इतना खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। इस वजह से मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुमसे मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। जो मैं तुम्हें सैलरी दे रहा था, और आज के बाद मैं उस सैलरी को नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना आमदनी नहीं हो रहा है।
इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम फिक्र मत करो। लेकिन इसमें जो रितु का पति है वो रोने लगता है, उस सेठ के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है, सेठ अगर आप हाथ उठा लोगे तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार कैसे चलेगा। मैं मानता हूँ आपके जो कंपनी है घाटे में चल रहा है, लेकिन साहब मैं मेरे परिवार और मेरे सारे लोगों का हाल क्या होगा, आप खुद सोचो। ठीक है, आप अगर पूरी पगार नहीं दे पा रहे हो, कम से कम मेरा जितना पगार है उसका आधा पगार भी दे दोगे महीने में, तो मैं हम लोग उस उतने में गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये जो सेठ है बहुत ही नरम दिल का था, नरम दिलों से समझा रहा था। लेकिन जब इस रितु का पति का ऐसा रिक्वेस्ट आता है, तब ये व्यक्ति जो है थोड़ा कड़क होता है, अपने बिजनेस अंदाज में आता है और कड़क होकर कहता है, जी देखो, मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूँ, ये तो मेरा बड़प्पन है जो इतना दिनों से मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा था। अब तो कोई हक नहीं है तुम्हारा, जो तुम मुझसे दावा करो मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें रितु का पति हाथ जोड़ता गिड़गिड़ाता है, जो साहब मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं तो कुछ काम काज के लायक नहीं रहा। वो सेठ भी बखूबी समझ रहा था, इस वजह से वो सेठ कहता है, देखो मैं सब समझता हूँ, इसीलिए मैं आखिरी बार तुम्हें ये पैसा देने के लिए आया हूँ। कुछ पैसा इकट्ठा लेकर आया था, कुछ 30-40 हज़ार रुपये लेकर आया था। लाने के बाद उस रितु के पति के हाथ में थमा देते और हाथ जोड़ लेते और कहता है, आज के बाद मुझे माफ़ करना, मैं आगे का तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा, कुछ खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। ये कहकर रितु के घर से वो जो मालिक होता है निकल जाता है। अब 40,000, 30 से 40 हज़ार देकर गया था, 30 से 40 हज़ार कब तक चलेगा और क्या होगा इससे। 5-5 लोगों का परिवार है, 2 बहनें, सास है और पति पत्नी है। 5-5 लोगों का परिवार 40 हज़ार में कब तक चलेगा, और आगे का कोई उम्मीद ही नहीं था, कोई काम काज करने वाला नहीं था। देखते ही देखते यूँ समय बीत गया। 40 हज़ार कब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सारे 40 हज़ार जो है रितु का पति जो है रितु को ना देकर रितु के सास को दे दिया था, अपने माँ के हाथ में वो लड़का सारे पैसा दे दिया था। अब वो माँ जो है उस पैसे को रख देती है। अब रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करते करते कुछ दिन चलने के बाद पूरा पैसा ख़त्म हो जाता है। और इस बारे में जो है रितु की सास जो है रितु को एक दिन कहती है, देख बहू, जितना पैसा मेरे बेटे का सेठ ने देकर गया था वो सारे पैसा जो है ख़त्म हो चुका है। अब आगे क्या होगा, अब तो रसोई में कुछ पकाने के लिए भी बचा नहीं, ना तो चावल है ना तो दाल है, हम लोग का ज़िंदगी का गुजारा कैसे होएगा। तो मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ, मैं तुझसे कुछ चाहती हूँ, तू एक काम कर, तेरे शादी में दहेज में तो हम लोग ने कुछ नहीं लिया था, और तू एक लौती बेटी थी तेरे घर का, तेरे माँ ने कुछ तो बचा कर रखा था तुझे दहेज देने के लिए। अगर मेरे बेटे से शादी नहीं होता, कहीं दूसरे जगह होता तेरी शादी, तो उन लोग को दहेज देना पड़ता। तो तू तेरे माँ के पास जा और कुछ पैसा लेकर आ। इसे सुनने के बाद रितु एकदम आश्चर्य होती है और कहती है, माँ जी आप तो जानते ही हो मेरी माँ का क्या कंडीशन है, मेरी माँ बीमार है और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो सिलाई का काम करती है और यही गुजर रहे हैं उनकी ज़िंदगी, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। तब जो है रितु की सास थोड़ा कड़क होकर कहती है, देख अगर तू नहीं करेगी तो कौन कर गया, ये सब जुगाड़ लगाएगा, क्या हम लोग भूखा मरे, या तू चाहती है मेरे दोनों जवान बहन को, तो मेरे दो जो जवान लड़कियों को रास्ते में भेजूँ, किसी घर में काम करने के लिए भेजूँ ताकि उसकी इज्जत पर बनाए, या फिर तू चाहती है मैं इस उम्र में लोगों के घर में जाके काम करूँ। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, जितने मैं कहती हूँ उतनी कर, तू जा तेरे माँ के पास और कुछ पैसा लेके आ। अरे मेरे लिए नहीं, तेरे पति के खातिर तो लेके आ, तेरे पति का हालत तो देख। रितु के पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार रितु अपने माँ के पास पहुँचती है। माँ को सारी बात पता थी। जब लड़की जाती है रितु, माँ समझ जाती है बेटी बहुत तकलीफ के साथ जी रही है। अब माँ के पास कुछ पैसा था, माँ समझ जाती है, माँ को कहती तो नहीं है लेकिन माँ समझ जाती है, माँ है आखिर, जन्म दिया है उसने। अब माँ समझ जाती है, माँ के पास कुछ 8,000 रुपये रखा था, 8 से 10,000 रुपये अपने सिलाई करके अपने लिए रखी थी। अब उन्हें ये नहीं पता था जो ये पैसा भी उन्हें अपने लड़की को देना पड़ेगा। अब माँ अपने बच्ची को सोचते हुए सारे पैसा निकाल कर रितु के हाथ में दे देती है। और रितु भी बाखूबी समझ रही थी, ये जितनी भी पैसा है माँ अपने लिए रखी थी, लेकिन यहाँ रितु भी मजबूर थी, क्या करती।
उस पैसा को लेकर आती है, जैसे ही आती है घर में एंट्री होती है रितु की, फ़ौरन उस पैसे को रितु की सास उसके हाथ से ले लेती है। लेने के बाद कहती है, ठीक है बेटा, कुछ दिन तो इसी पैसे से चल चल जाएगा, चला लेंगे। अब दूसरे ही दिन सारे राशन भरवा लेती है। अब 8,000 कब तक चलते? अब 8,000 भी बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। लेकिन रितु की जब शादी हुई थी, रितु के मुंह दिखाई में रितु के जो पति था उसे करीब 10 से 12,000 रुपये, 10,000 दिया था मुंह दिखाई के लिए। रितु वो पैसा बहुत संभाल कर रखी थी और किसी को नहीं बताई थी। रितु सोचती थी ये मुंह दिखाई की पैसा है और इसे बहुत बड़ी संभाल कर रखना चाहिए, ये उसकी ज़िंदगी का बहुत खास पलों का पैसा है। इस वजह से वो पैसे को संभाल कर रखा था। लेकिन 8,000 जब मायके वहाँ से वो लेके आई थी, वो भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है, फिर से रितु की जो सास है रितु के ऊपर प्रेशर करने लगे, दबाव देने लगे। तब रितु फिर से अब क्या करती है, रितु के जब प्रेशर दे रहा था, रितु अब उस मुंह दिखाई के पैसा को निकालती है, निकाल कर अपने सास के हाथ में दे देती है। जब सास के हाथ में दे देती है, इस बार जो रितु का पति होता है वो पूछता है अपने माँ से, माँ आखिर हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कोई काम पे जा रहे हैं क्या? तो इतने राशन, जब दूसरी बार राशन भराता है तब वो लड़का पूछता है, माँ पैसा कहाँ से आ रहा है? 40,000 दिया था, अब 40,000 कब तक चल रहा है माँ? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तब जो रितु के सास है रितु के सामने ही कहती है, बेटा मैं आजकल की लड़की नहीं हूँ जो हाथ में जितना पैसा आए खर्चा कर डालूँ। यानी ताना देते हुए रितु को कह रही थी रितु की सास बेटे के सामने, ये पैसा जो है बेटा तेरे ही कमाई का है। जब तू लाकर मुझे देता था, तेरा सैलरी, तेरा पगार जब मुझे मेरे हाथ में देता था, उसी पैसा से मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा था। मैं जानती थी ज़िंदगी बहुत लंबी है, कब क्या हो जाए किसका भरोसा, इसीलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा कर रखती थी और उसी पैसा आज काम आ रहा है, देख बेटा। लेकिन बेटा ये भी कब तक चलेगा, जो था अब ये आखिरी था, इसके बाद हमारे पास भी अब कुछ नहीं रहा। ये कहते हुए माँ बहुत मन छोटा कर लेती है। अब यहाँ बेटे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो लाचार था बेचारा, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसके बाद यूँ ही दिन गुजर, लेकिन अब पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन सास जो है रितु के ऊपर प्रेशर दे रही थी, रितु को फिर से कह रही थी, जो जाओ तुम्हारे माँ के पास पैसा लेकर आओ। और इस बार रितु ठान ली थी, जो मेरे माँ के पास तो पैसा है ही नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ और कैसे मांग सकती हूँ अपनी माँ से पैसा, क्योंकि माँ के पास खोटी कोड़ी भी नहीं है और ये रितु को अच्छी तरह से पता थी। जिसके चलते रितु साफ साफ इनकार कर देती है, जो मैं मायके नहीं जाऊँगी। तब जो है रितु की सास जो है पहली बार रितु के बाल पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, अगर तू पैसे का जुगाड़ नहीं लगाएगी तो तुझे इस घर से निकल जाना है, तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगी। फिर भी रितु जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि रितु को पता थी उसके माँ के पास खोटी कोड़ी भी नहीं है, जाकर भी कुछ मतलब नहीं होगा। अगर जाकर सुनाएंगे तो भी वो ऐसे ही बीमार रहती है और बीमार पड़ जाएगी। इस वजह से रितु किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब जो है रितु की सास एक बात कहती है, जो ठीक है, अगर तू अपनी माँ से पैसा नहीं ला सकती, नहीं जाना चाहती तू अपने मायके, तो एक रास्ता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा और किसी को कुछ, ये जो सारी परेशानी है, सारी परेशानी दूर हो जाएगा। लेकिन एक काम है जो तुझे करना पड़ेगा। अब रितु को समझ में ये नहीं आ रहा था उसके सास आखिर ऐसे कौन सी काम के बारे में बता रहे। तब रितु कहती है, बताइए ऐसा क्या काम है जिसके चलते हमारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी, वो सारे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब जो रितु की सास कहती है, इसे सुनने के बाद रितु के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। रितु को समझ में ही नहीं आ रहा था जो रितु की सास इतनी हद तक गिर सकती है, इतनी घिनौनी बात को अपनी जबान से निकाल सकती है। रितु की सास कहती है, अगर इस घर में तुझे रहना है और इस घर में रहकर हमारे दाना पानी का जुगाड़ करना है, तो तुझे अपने पति को मनाना होगा जो वो भीख मांगने के लिए सड़क पर जाए। एक माँ अपने बेटे के बारे में ये बात उसकी पत्नी को कहती है, जो तू अपने पति को माना और उसे सड़क पे निकालने के लिए कहे और हाथ में कटोरा लेके लोगों के सामने भीख मांगने के लिए कहे। इसे सुनने के बाद रितु को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये कैसी माँ है, एक अपाहिज बेटे को भीख मांगने के लिए कह रहा है। लेकिन मजबूर थी रितु,
रितु तो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। लेकिन रितु का सास का कहना है, अगर तुझे नहीं करना है, तुझे अभी इसी वक्त इस घर से निकालना है, अगर तू घर से नहीं निकलेगी तो तुझे मैं बदनाम कर दूंगी, तेरे नाम पे तेरी इज्जत उछालूंगी, तेरी इज्जत के साथ मैं बदनाम करूंगी। अब इसे सुनने के बाद उसे भी डर लग जाती है, जो मेरी सास कुछ भी कर सकती है। अब रितु के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर रितु को खुद को कुछ करने के लिए कहती तो शायद रितु मान जाती, लेकिन यहाँ पे तो रितु के अपाहिज पति को भीख मांगने के लिए कह रही है उसकी माँ। अब रितु ना चाहते हुए भी अपने पति को ये बात कह देती है। जब ये बात कहती है रितु अपने पति को अपने कमरे में, उसके आत्मा एकदम अंदर से आवाज देती है, जो ये मेरे कैसी पत्नी है जो अपने पति को भीख मांगने के लिए कह रही है। लेकिन रितु बार बार कहती है, अगर तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम्हारे दोनों बहन है, आगे शादी करवाना है, तुम्हारी बूढ़ी माँ है, मैं हूँ, हम लोग की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं करोगे तो क्या मैं जाऊँ, मैं लोगों के सामने हाथ गिड़गिड़ाऊँ, या मैं किसी जगह पे जाके जिस्म फरोशी के धंधा करूँ। ऐसे ऐसे बातें करने लगे। जब ये सारी बातें करने लगे तब रितु का पति कहता है, तुम परेशान मत हो, कल मुझे सड़क पर छोड़ कर आना, मैं वहाँ पे भीख मांगूंगा। वो रोते हुए कहता है। अब इस बात को सुनने के बाद रितु भी रोने लगती है, लेकिन रितु का जो पति होता है रितु की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि दूसरा ही दिन जब बेलचार को धक्का मारते हुए रितु बाहर की ओर लेके जा रहा था, तब रितु की सास बाहर आती है और कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रहे तुम? तो बेटा कहते हैं, माँ मैं भीख मांगने के लिए जा रहा हूँ। तब रितु की सास नाटक करते हुए कहते, हे ऊपर वाले, ये कौन सा दिन, कैसे दिन आ गया जो मेरे बेटे को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। तो बेटा कहता है, माँ फिक्र मत करो, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा, मैं वो सारे काम करूँगा जिससे आप लोगों को कभी दुख ना पहुँचे, और खास करके मेरे पत्नी को तकलीफ ना हो। इस वजह से अब रितु का पति जो है वहाँ से सड़क किनारे पे छोड़ने के लिए रितु को कहती है। रितु धक्का मार के बेलचार को एक बाजार में ले जाकर उस बेलचार को रख देते हैं। वहीं पे रितु का पति बैठा था उस चेयर पे। अब हाथ में एक कटोरा देता है। अब ये लोगों को समझने में देर नहीं लगता, जो भिखारी है भीख मांगने के लिए बैठा है। अब सारे लोग जो बाजार से जो भी देता है भिखारी लोगों को भीख देते गए। शाम के वक्त रितु आती है। आने के बाद अपने पति को लेकर घर पहुंचता है, लेकिन रितु का जो पति है रितु से बात नहीं कर रहा था। रितु के पति के साथ ये व्यवहार करने के बाद रितु के पति का दिल से जो है रितु की इज्जत खत्म हो चुका था, उसका प्यार खत्म हो चुका था, इसीलिए उसे रूठ चुका था, उसे बातचीत नहीं कर रहा था। लेकिन रितु भी मजबूर थी, क्या करती। रितु सच्चाई बताती तो भी उसके पति को यकीन नहीं होता था, क्योंकि इससे पहले बहुत बार कह चुका था, जो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन घर का कामकाज नहीं करते हैं, ये सारे खाना पकाना, जब वो अच्छे थे घर के सारे कामकाज मैं ही करती थी, कपड़ा धोना, प्रेस करना, तुम्हारे मैं का पैर दबाना और तुम्हारे खाना वाना पकाना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। लेकिन उस पति को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि जितने बार भी उस पति ने देखा था किचन रूम में अपने बहनों और अपने माँ को ही देखा था, रितु को तो देखा ही नहीं था, जिसके चलते उस पति को कभी भी यकीन नहीं हुआ था। अब इस बात को भी कहता, जो तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर तुम्हारी माँ ने किया, तो इसको यकीन नहीं होता और ज़्यादा नफरत बढ़ जाता है रितु के ऊपर। इस वजह से रितु के जो पति है, रितु जो है अपने पति को कुछ नहीं बताया था। अब यही भीख मांगता गया, दिन गुजरता गया। अब यहाँ रितु की जो माँ है, अब जब भीख मांग रहा था, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, रोज अच्छा खासा पैसा लेकर आता, तो सारे पैसा जो है रितु के सास अपने पास रखती। और इसी बीच जो है जब ज़्यादा कमाई होने लगा, ज़्यादा पैसा आने लगा और घर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सुबह रितु का पति जाता, शाम तक भीख मांग के लौट आता और जो भी पैसा लाता रितु के माँ के हाथ में दे देता। वो सारे पैसा इकट्ठा करके रखते और यूँ करते करते बहुत सारे पैसा जो है इकट्ठा कर लिया था। अब रितु की जो माँ है सोचती है दोनों बहनों के लिए, अपनी रितु के जो ननद है, दोनों ननद के लिए लड़के का तलाश करे, जो दोनों लड़की का शादी एक साथ करवा देंगे। अब जब लड़के का तलाश करता है तो रितु के घर में लड़का लोग भी आते हैं, देखता है लड़कियों को। तो एक परिवार के लोग आए थे, जो रितु के ननद है, दोनों ननद को देखते हैं, दोनों को पसंद कर लेते हैं। और दोनों लड़कियों को पसंद करने वाला एक ही परिवार का दो लड़कों के साथ, दो सगे भाई के साथ ही दोनों सगे बहन का शादी का तय होता है।
अब दहेज में जो है रितु की जो सास है, उन परिवार को कहा था जो दहेज में मैं लड़का लोगों को 2-2 लाख रुपए कैश दूँगी। क्योंकि रितु के घर का कंडीशन तब तक अच्छा हो चुका था, भीख माँग कर बहुत पैसा कमाया था। अब 2-2 लाख रुपए दहेज देने के लिए तैयार हो चुका था। अब रितु का जो पति है, वो कहा था जो मेरी बहनों की शादी में कुछ चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। अब रितु की जो माँ है रितु की जो सास है, वो सारी बड़ाई कर चुके थे। अब किसी को पता नहीं था जो रितु का जो जिस घर में लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, उन लोगों को तो पता ही नहीं था। जो रितु का भाई रितु का जो पति है, यानी जो जिन लड़कियों के साथ शादी हो रहा है, उनका भाई जो है, भीख माँगता है। लेकिन रितु की सास बड़ाई किया था, मेरा बेटा एक ऑफ़िस में काम करता है। अब शादी के दिन तय होता है, करीब आता है। उससे पहले ही रितु को एक सच्चाई के बारे में पता चलता है। रितु घर पर रहती है, तब दोनों ननद के साथ जो है उसकी सास बातें कर रही थी और दोनों ननद कह रहे थे, माँ हमारे भैया जो है, हमारे सौतेला भाई है, तो उन्हें आप इतना दिनों से बेवकूफ़ कैसे बनाकर रखा है? उन्हें कैसे पता नहीं चला तुम उनके सौतेली माँ हो? इसे सुनने के बाद रितु के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि रितु को भी नहीं पता था और रितु को पति को भी नहीं पता था, जो सौतेला बेटा है। अब रितु को समझ में ये आ रहा था, तभी मेरे पति के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करता है और दुगलापन दिखाता है, और जो मेरे पति अंधविश्वास करते हैं, अपनी माँ को सगी माँ समझते, अपनी बहनों को सगी बहन समझते, तभी तो मेरे पति के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करता है। जो अपाहिज होने के बाद भी भीख मांगने के लिए कह देते, कोई माँ होकर बेटे को कैसे भीख मांगने के लिए कह सकती है। ये सारी बात रितु को अब समझ में आ गई, लेकिन रितु इस बात को भी अगर पति को कहते तो पति को यकीन नहीं होगा, ये रितु को भी पता थी। लेकिन फिर भी रितु रिस्क लेकर एक दिन अपने पति को रात के वक्त सब कुछ समझाती है। जो देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुमको पता है वो तुम्हारे सगी माँ नहीं है, सगी बहन नहीं है, वो तुम्हारे सौतेली बहन है दोनों, और सौतेला माँ है। इसे सुनने के बाद तो रितु के पति पहली बार रितु के ऊपर एक जोरदार तमाचा मार देता है। जो तुम इतने हद तक गिर सकते हो, मैंने सुना था, मैं बचपन से ही सुनते आया, जो सास और बहू में कभी नहीं जमता, लेकिन तुम इतने घिनौनापन में उतर आओगे। जो मैं अपनी माँ से तुम एक बेटे को जुदा करने के लिए कह रहे हो, जो ये मेरा सौतेली माँ है और मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, और मेरे दोनों बहन जो है सौतेले बहन है, तुम सोच भी कैसे सकती हो? रितु को पहले से ही पता था, जो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रितु कसम खाती है, सारी बात दुहाई देती है। तब जो है रितु के पति को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, दोनों के बीच में बहुत कहा सुनी होती है, और रितु का पति कह देता है, अगर तुम्हें लगता है ये मेरा सौतेली माँ है, मेरी सौतेली बहन है, तुम्हें अगर यहाँ दिक्कत है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से अपने मायके चले जाओ। ऐसी पत्नी को मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मेरे ही घर में रह के एक बेटे को अपनी माँ से जुदा करने की कोशिश करे, अपनी बहन से जुदा करने की कोशिश करे। ऐसी औरत से मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। और रितु भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि रितु का कोई भी बात का भरोसा नहीं कर रहा था, एक पति होकर पत्नी की बात का भरोसा नहीं कर रहा था। इस वजह से रितु भी गुस्से में थी। रितु भी कह के चली जाती है, ठीक है मैं तो जा रही हूँ, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तब बहुत देर हो जाएगी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और सच्चाई को जानो। रितु उसी दिन घर से निकल जाती है। जब घर से निकल जाती है, वो अपने मायके पहुंच जाती है, मायके चली जाती है, अब यहाँ रहने लगता है। रितु का पति रह जाता है, और रितु का पति को जो है अब बाजार पे छोड़ने का काम रितु के कोई एक ननद कर देती, बाजार को भाई को छोड़ के आते, फिर दिन भर तो लोग घर पे गप्पे मारते, हंसी मजाक करते, वक्त होता फिर भाई को लेकर आ जाता, वो दिन भर वहीं सड़क पर रहता, भीख मांगता। लेकिन एक दिन रात के वक्त जब रितु का पति घर पे अपने बेड पे सो रहा होता, उसको अचानक बाथरूम जाने का हजत लगी, वो उठा, लेकिन उठने के बाद देखता है कि अब वो व्हील चेयर पे खुद बैठ सकता था, इतना दिनों में उसको इतना काम करने आ जाता था, वो अपने हाथ के जरिए व्हील चेयर पे बैठ जाता था और बाहर बाथरूम वगैरह वो खुद जाया करता था। अब बाथरूम की ओर जा रहा था, तभी देखता है कि उसके माँ के घर से दोनों बहन और माँ के बात करने की आवाज़ें आ रही है। तब वो सोचता है इतनी रात हो चुका, अभी भी मेरी माँ और मेरी बहन जागी हुई बातें कर रही है, गप्पे मार रही है। तो जब घर के दरवाजे के पास गुजर रहा था, तो कुछ यूँ बात समझ में आ गया, हंसी मजाक कर रहे थे, तो वो रुक जाता है और सुनता है क्या बात हो रहा है। तो देखता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, वो क्या बात कर रहे थे ये सब कुछ सुनाई देता है। दूसरा ही दिन सुबह सुबह जब उसको बाजार में छोड़ने गया था, उसके बहन छोड़ के आ जाता है, तब जो है रितु के पति किसी व्यक्ति के सहारे रितु के घर उससे हाथ जोड़ता है, जो भाई मुझे उस जगह पर ले चलो, उस घर में छोड़ दो। अब अपाहिज इंसान किसी के आगे रिक्वेस्ट कर हाथ जोड़ा, वो भी भला इंसान था।
ऋतु के पति को लेकर ऋतु के घर पहुंच जाता है और दरवाजा का बेल डोर बजाता है। जब दरवाजा खोलता है, ऋतु खुद खोलती है, मायके में थी, देखता है कि उसके पति बैल चर पे वहाँ पे आए हैं। अब ऋतु को आश्चर्य हुआ, जो उसके पति क्यों आया है, कुछ दिन गुजर चुका था। ऋतु को जाते हुए अपने मायके अपने पति को देखता है, सोचता है कि चलो मनाने आया है, पत्नी के अलावा रह नहीं पाएगा। लेकिन ऋतु का पति कहता है, ऋतु मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच्चाई का पता लग चुका है। अब क्या सच्चाई का पता लग चुका है? क्योंकि ऋतु को पति को पता चल चुका था, ऋतु जितनी भी सारी बात बताया था उसको, वो सच था। क्योंकि वो सौतेला बेटा है, वो दोनों बहन जो है उसकी सौतेली बहन है और माँ जो है सौतेली माँ है। ये ऋतु का पति को पता चल गया था। उस रात को तीनों बातें कर रहा था, ऋतु का पति अपने कानों से सुना, उसे तो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सारे जो कुछ भी हुआ अब उसे समझ में आ गया। अब वो ऋतु के साथ फिर से दोबारा घर आ जाता है। ऋतु के साथ जब दोबारा घर आ जाता है, अब तीनों के लिए फिर से मुसीबत, जो ये मुसीबत फिर कहाँ से आ गई। तो ऋतु का पति जो है अपनी माँ को कहती है, देखो माँ, अब मेरी बहनों की शादी जो है बहुत करीब है और इस वक्त अगर घर की बहू बाहर रहेंगे, लोगों को पता चलेगा। शादी के बाद ये अगर जाना चाहती हो तो जाए, मैं इसको मना कर लेके आयु, जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी ये फिर चले जाएंगे। इसे सुनने के बाद वो तीनों भी सोचता है, चलो ठीक है, जब तक तुम दोनों का शादी हो जाए यहीं पे रहे। शादी का दिन आता है, दोनों बहनों की शादी का दिन आता है। लेकिन शादी के दिन कुछ करने वाला था ऋतु का पति। ये ऋतु को बताया था, जो मैं कुछ करूँगा ऐसा जिससे मेरी माँ को सबक मिले और मेरे बहनों को भी सबक मिले और इन तीनों का सच्चाई जो है लोगों के सामने आए। ऋतु को पता नहीं था क्या करने वाला था उसका पति। अब शादी का दिन आ जाता है। उस दिन सारे मेहमान था, सारे लोग थे, जितने भी रिश्तेदार थे सारे लोग थे वहाँ पे। दूल्हा दोनों भाई दूल्हा बनकर आ चुका था। यहाँ दुल्हन में दोनों बहन बैठी थी और घर का एकदम माहौल, शादी का माहौल बना हुआ था। तो इतने में ऋतु का पति दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ समय जाने के बाद ऋतु का जो पति है, उन दोनों बहनों की भाई जो है बेल चेयर पे आ जाता है और हाथ में एक कटोरा लेकर उन दोनों दूल्हा के पास आ जाता है। जो होने वाला उसका बहनों ही था। आने के बाद उन दोनों से कहता है, अरे मुझे भी भीख दे दो, क्योंकि इस भीख का पैसा से मैं मेरी माँ को दूंगा। सारे लोग मेहमान वहाँ ताक रहा था, क्योंकि वो पता था सारे लोगों को इसी घर का लड़का है, ऋतु का पति है, इन दोनों बहन का भाई है, वो ऐसा हरकतें क्यों कर रहे हैं। और गांव के आसपास के लोग भी थे, लेकिन दूल्हे के वहाँ से जितनी भी आया था, बाराती आया था, उन लोगों को नहीं पता था जो ये भीख मांगता है। भाई इतना पता था, लेकिन भीख मांगता इतना नहीं पता था। कटोरा लेकर कह रहा है, जो तुम दोनों भी मुझे कुछ भीख दो, जो भीख दोगे उस पैसे को मैं अपने माँ को दूंगा, माँ फिर इकट्ठा करके तुम लोग को ही लौटाएगा। दहेज में 2-2 लाख जो देने के वादा किया था। अब सबको समझ में ये नहीं आ रहा था, ये क्या नाटक हो रहा है, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो सारे लोग गुस्सा होता है, जो ये क्या बहुधा मजाक है, आप लोग आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। तब ऋतु कहती है, ऋतु सामने आती है और कहती है, ये मजाक नहीं कर रहा है, ये तो हकीकत है, ये मेरा पति है, ये भीख मांगता है। आप लोगों को यकीन नहीं हो तो सारे गांव वाला इधर मौजूद है, पूछ लो। सारे लोग वही बात कहता है, जो हाँ ये तो ऋतु का पति है, इस घर का लड़का है और ये दोनों बहन का भाई है, ये तो भीख ही मांगता है, क्या आप लोगों को नहीं पता। तब ऋतु की सास की है सच्चाई सामने आता है लोगों के सामने, और खास करके उस बारातियों के सामने और दोनों दूल्हा के सामने सच्चाई सामने आता है। और वो दोनों लड़का जो पढ़ा लिखा था, दोनों उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, माँ, अपनी माँ को कहते हैं, जो माँ तुम ऐसे कौन सा घर में रिश्ता तय किया हो जिस घर में एक लड़का हो और भीख मांगता हो। हम लोग का रिश्ता एक भिखारी के घर में किया। हम लोग जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उनका भाई भिखारी है, भीख मांगने से हम लोग शादी करवा, दहेज में भीख का पैसा ले रहे हो, हम दोनों ये शादी कभी नहीं करेंगे। शादी वहाँ से टूट जाता है। लेकिन जो ऋतु का सास है रोने लगती है, दोनों बहन भी रोने लगते हैं। जब रोने लगता है, रोते रोते वो माँ जो है कहती है, बेटा ये तूने क्या कर दिया, तो अपने बहनों का रिश्ता तोड़ दिया, अपने बहनों को शादी से पहले ऐसा कर दिया, अब इन दोनों को कौन शादी करेगा। तब जो है वो बेटा कहता है, माँ तुमने कभी सोचा मेरे दिल पर क्या बीतती होगी, तुमने हमेशा ही अपने सौतेलापन निभाया, मुझे तो पता भी नहीं था जो आप मेरा सौतेले माँ हो। मैं तो बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला, मैं सोचता था तुम मेरे सगे माँ हो और ये दोनों मेरे बहन, सगे बहन है। भले ही वो दोनों सौतेली बहन है, लेकिन मेरा बाप तो एक ही था। जिस बाप ने मुझे पैदा किया उस बाप ने इन दोनों को भी पैदा किया। ये दोनों बहन मेरे साथ ऐसा सौतेलापन कैसे कर सकती है। इसे सुनने के बाद वो रोने लगती है
और यहाँ ये तीनों और पूरा गाँव वाले के सामने सच्चाई सामने आता है इस लड़के के साथ क्या-क्या करता था वो तीनों महिलाएँ। उसके बाद रितु जो है मौका देखकर घर के अंदर जाता है, जो सास के घर होता है, उस घर के अंदर से अलमारी से 6 लाख रुपए रखा हुआ था, उसमें से 4 लाख रुपए दहेज में देने वाला था, जो उसके पति का कमाई हुआ का पैसा था। वो सारे पैसा निकाल लेती है और निकालने के बाद घर के जो कीमती सामान हैं, वो सारे निकाल लेता है। निकालने के बाद अपने पति के साथ वो मायके चली जाती है और पति जो है कह के जाता है, आज के बाद आप तीनों हमारे लिए मर चुके हैं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए कब का मर चुका था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसी दिन मैं आप लोगों के लिए मर चुका था। बस आप लोग मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। ये कहकर चले जाते हैं और जाने के बाद अपने ससुराल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उसी पैसा से एक अच्छा घर बनाते हैं और घर बनाने के बाद घर के साथ एक दुकान डालते हैं और उसी दुकान पर रहकर आप वो भीख नहीं माँगता, रितु का पति उस दुकान को चलाते हैं और उस दुकान को चलाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा है अपनी पत्नी के साथ, अपनी सास के साथ। कुछ ही दिन जाने के बाद रितु जो है गर्भवती होती है और गर्भवती का जब समय हो जाता है वो एक लड़का को जन्म देती है। जन्म देने के बाद उस परिवार में एक डबल खुशी आ जाती है और इसी खुशी के साथ वो चारों वहाँ पे रहने लगते हैं। मतलब दोनों पति पत्नी, सास और वो एक छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा आया था। इन चारों परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी से वो लोग जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो माँ ने, एक सौतेली माँ ने जो हरकत किया था, उसकी हरकत की वजह से उसको ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। अब उन दोनों बहन जो है अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये था वो पूरी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक करते हैं। भैरन अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।